बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोग के लिए सीएसएस का लेक्चर प्रिपेयर करके फिर अपने चैनल के जरिए आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। सो आज का लेक्चर जो अरबी से है और ये 5वां लेक्चर है जिसको मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। सही है, हमेशा कोशिश यही होती है कि जो चीज़ आप लोगों के लिए बेस्ट है उनको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँ, आप लोगों तक पहुँचाऊँ। सही है। सो आज का जो टॉपिक है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सही है। कॉन्टिनेंट के बारे में तो आप जानते हो, जैसे कि आजकल जो कॉन्टिनेंट है उसकी जो तादाद है वो 7 है। सही है। और ड्रिफ्ट मीन ए ड्राइविंग पोस्ट, वो पोस्ट जो चीज़ों को पुश करे। सही है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने प्रपोज किया था, ये इस थ्योरी को किसने डेवलप किया था? अल्फ्रेड वेगनर ने 1920 में अल्फ्रेड वेगनर ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। इस थ्योरी को अल्फ्रेड वेगनर ने डेवलप किया था। इस थ्योरी को अल्फ्रेड वेगनर ने एक प्रॉपर शक्ल दी थी। सही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्लाइड पे लिखा है कि डिप मीन अ ड्राइविंग पोस्ट। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि डिप मीन अ ड्राइविंग पोस्ट, वो पोस्ट जो चीज़ों को पुश करे, वो चीज़ जो चीज़ों को चेंज करने के लिए फोर्स अप्लाई करे, इसको हम ड्रिप कहते हैं। सही है। फिर इस थ्योरी के जो मैन स्टेटमेंट है इनकी तरफ आते हैं कि ये जो थ्योरी है वो हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं। सही है। सो इनकी तरफ आते हैं, इनके बारे में बताते हैं। सही है। दिस थ्योरी एक्सप्लेन अबाउट द कॉन्टिनेंट, ये थ्योरी हमें कॉन्टिनेंट के बारे में बताते हैं। सही है। इस थ्योरी में हम क्या कुछ सीखेंगे, इस थ्योरी में हमें कॉन्टिनेंट के बारे में सीखेंगे कि ये जो कॉन्टिनेंट है वो पहले किस तरह थे और आज किस तरह है। सही है। अगर अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड विगनर हमें इस थ्योरी में यही बताते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंट है, जो 7 कॉन्टिनेंट अभी हमें देखने को मिलते हैं, वो पहले इसी तरह नहीं थे, वो पहले इसी तरह एक दूसरे से जुदा नहीं थे। वो पहले एक ही लैंड का हिस्सा थे जिसको उसने पनिया नाम दिया था। सही है। उसने उसको क्या नाम दिया था? फनगिया। जो इंटायर जो लैंड है उसने उसको फनगिया नाम दिया था। सही है। कि ये जो इसमें क्या थे, इसमें जो सारे जो कॉन्टिनेंट थे जो वो एक ही लैंड का हिस्सा थे, और इस इंटायर लैंड को उसने पनगिया नाम दिया था। सही है। फिर इस इंटायर जो पनगिया जो इंटायर लैंड को वो दूसरा जो नाम वो देते थे, वो उनको सुपर कॉन्टिनेंट भी कहते थे। सही है। इस सुपर कॉन्टिनेंट में जो सारे जो बरादम थे, जो सारे जो कॉन्टिनेंट थे वो एक ही लैंड का हिस्सा थे, वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। सही है। फिर ये थ्योरी हमें यही बताता है कि कुछ चेंज ऐसे हो गए नीचे ज़मीन में जिसकी वजह से ये जो कॉन्टिनेंट है जो एक ही लैंड का पहले एक ही लैंड का हिस्सा थे, वक्त के साथ ये चेंज होते रहे और ये फिर वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड हो गए। सही है। ये जो पिक्चर जो मैंने ये जो मैप डाले हुए हैं, सही है, इनमें बिल्कुल पता लग जाता है कि ये जो कॉन्टिनेंट है वो पहले किस तरह थे और आज किस तरह। सही है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो अल्फ्रेड वेगनर ने हमें यही बताते हैं कि ये जो सारे जो कॉन्टिनेंट है वो पहले एक ही लैंड का हिस्सा थे जिसको उसने पनगिया नाम दिया था। सही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस होते रहे, लेकिन ये जो चेंजेस इट टेक मिलियन ऑफ ईयर के मिलियन सालों के बाद ये चेंजेस होते रहे और ये जो कॉन्टिनेंट थे वो मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे। सही है। पहले ये जो एक ही लैंड का हिस्सा था, बाद में जब चेंजेस होते रहे तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। सही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो कॉन्टिनेंट है वो डिवाइड होते रहे और आज हम वो ये जो कॉन्टिनेंट है उनकी जो तादाद है वो 7 है। सही है। ये जो कॉन्टिनेंट है जो इंटायर जो लैंड है वो 7 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। सही है। फिर इसकी जो एविडेंस है वो क्या है जिससे ये साबित हो सकता है कि ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है जिसको अल्फ्रेड वेगनर ने प्रपोज किया था, ये साबित हो सकता है। कुछ ऐसे एविडेंस है जिससे ये जो थ्योरी है ये साबित हो सकता है। सही है। इनमें जो सबसे जो पहला जो एविडेंस है जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो कॉन्टिनेंटल फिट है। सही है। अगर हम इन कॉन्टिनेंट को देख ले तो ये जो अमेरिका और हम अफ्रीका की जो कॉन्टिनेंट है, अगर उनकी जो मार्जिन है, जो इनकी जो साइल है, जो किनारे हैं, अगर हम इनको देखें तो ये एक दूसरे में फिट होते हैं, एक पजल की तरह एक दूसरे में फिट होते हैं। सही है। तो इससे यही पता लग जाता है कि ये जो कॉन्टिनेंट थे वो पहले एक ही लैंड का हिस्सा थे।
दूसरी जो एविडेंस है जिससे ये शो हो सकता है वो इसमें आता है फोसिल रिकॉर्ड। अगर फोसिल रिकॉर्ड में हम देखा जाए तो एक रेप्टाइल है जिसको हम मीजोसोर कहते हैं, सही है। मीजोसोर एक ऐसा रेप्टाइल था जो उड़ नहीं सकता था, सही है। ये जो रेप्टाइल था वो अमेरिका और अफ्रीका दोनों में पाए जाते थे, सही है। और इन अमेरिका और अफ्रीका के दरमियान एक बड़ा ओशन है जिसको हम एटलांटिक ओशन कहते हैं, सही है। इनके दरमियान एक बड़ा ओशन है। तो अगर ये जो रेप्टाइल है अगर ये उड़ नहीं सकता तो ये किस तरह मुमकिन हुआ कि ये जो रेप्टाइल है वो अमेरिका से उड़ के अफ्रीका पे आया है या अफ्रीका से उड़ के अमेरिका आया है, सही है। तो इससे यही होता है, साबित हो सकता है कि ये जो लैंड है वो एक ही, ये जो कॉन्टिनेंट है एक ही लैंड का पार्ट है, सही। अब आता है जियोलॉजिकल डेटा। जियोलॉजिकल डेटा या जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर थे जो अफ्रीका और जो जो इस कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे। सो अगर हम जियोलॉजिकल डेटा को देखा जाए तो इससे भी ये साबित हो सकता है कि ये जो कॉन्टिनेंट है वो एक ही लैंड का हिस्सा थे। कुछ रॉक, कुछ माउंटेन ऐसे थे जो कि अमेरिका और अफ्रीका में पाए जाते थे, लेकिन इन दोनों कॉन्टिनेंट में जो रॉक जो जो माउंटेन पाए जाते थे वो बिल्कुल सेम थे, इनकी स्ट्रक्चर सेम थी, इनकी तकरीबन एजेस भी सेम थी। तो इससे यही साबित हो सकता है कि ये जो लैंड थी, ये जो कॉन्टिनेंट है वो एक ही लैंड का हिस्सा थे, फिर वक्त के साथ ये जुदा हो गए हैं एक दूसरे से, सही है। अभी इसके बाद जो लास्ट एविडेंस है जो क्लाइमेट डेटा है जिससे भी ये साबित हो सकता है कि ये जो कॉन्टिनेंट है वो एक ही लैंड का हिस्से थे, कि क्लाइमेट डेटा से भी ये साबित हो सकता है कि जो कॉन्टिनेंट है वो एक ही लैंड का हिस्सा थे। सो क्लाइमेट डेटा में के बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्लाइमेट डेटा में क्या आता है, ऐसे कौन से क्लाइमेट डेटा है जिससे यह साबित हो सकता है कि ये जो कॉन्टिनेंट है वो एक ही लैंड का हिस्सा थे। तो मैं इसमें आपको ग्लेशियर, जो ग्लेशियर लैंडफॉर्म है इसके बारे में बताता हूँ कि कुछ ऐसे एरिया है जो जिसमें अभी भी हमें ग्लेशियर लैंडफॉर्म मिलती है, सही है, लेकिन वहाँ पे ग्लेशियर बिल्कुल है ही नहीं। कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे हमें अभी भी ग्लेशियर लैंडफॉर्म मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे ग्लेशियर बिल्कुल है ही नहीं। तो ये कैसे साबित हुआ कि जहाँ पे ग्लेशियर है ही नहीं लेकिन वहाँ पे उसका जो लैंडफॉर्म है वो मौजूद है। तो इससे ये साबित हो सकता है कि ये एरिया पहले साउथ या नॉर्थ पोल का हिस्सा थे, पहले वहाँ पे ग्लेशियर थे, लेकिन अब नहीं है। फिर वक्त के साथ साथ ये जो जो एरिया जो साउथ और नॉर्थ पोल के नज़दीक थे वो वक्त के साथ वहाँ से मूव करने लगे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि ये जो कॉन्टिनेंट है वो ड्रिप करने लगे हैं, वो मूवमेंट करने लगे हैं। ये पहले एक ही लैंड का हिस्सा थे, लेकिन कुछ फोर्सेस की वजह से इस कॉन्टिनेंट ने मूव करके अपने जगह तब्दील किया हुआ है, सही है। ओके, ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिप थ्योरी के जो एविडेंस थे जिसको जिसको मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग के लिए अच्छे फायदेमंद साबित हो सकेगा। सो इसके बाद मैं आप लोग को सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में बताऊंगा, सही है। ओके, अब हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में बताते हैं, सही कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग है क्या, सही है। जैसे कि नाम से यही जाहिर होता है कि ये जो सी का जो फ्लोर होते हैं, जो ये जो सरफेस होता है वो स्प्रेड कर रहा होता है, सही है। सो स्लाइड की तरफ आते कि इसमें क्या कहते हैं। इट वाज रियलाइज्ड दैट ऑल अलोंग द मिड ओशियनिक रिज वोल्केनिक eruption are common. They bring huge amount of lava to the surface in this area. Actually ये है हमारे पास ये फिगर है, ये मिड ओशियनिक रिज है, सही है। यहाँ पे लावा निकलता है, लावा यहाँ पे निकल, अगर हम जैसे कि हम सबको पता है कि ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में बेसिकली हम यही पढ़ते हैं कि ये जो सी का जो फ्लोर होता है वो स्प्रेड होता है, सही है, वक्त के साथ साथ, सही है। फिर मिड ओशियनिक रिज में को देखें, ये मिड ओशियनिक रिज में यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है इससे जो लावा बाहर निकलता है, सही है, इससे बाहर लावा निकलता है, सही है। और ये लावा फिर ओशनिक फ्लोर पे, ये जो ओशनिक जो फ्लोर होता है इस पे स्प्रेड होता है, सही है। फिर द रॉक इक्विडेंस ऑन द आइदर साइड ऑफ द क्रस्ट ऑफ मिड ओशनिक रिज शो remarkable similarity in term of, actually this is not so, it is mean show the remarkable
the remarkable similarity in terms of period of formation, chemical composition and magnetic property। सही है। इसमें क्या कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है, सही है कि जैसा कि हम सबको पता है कि जब लावा बाहर आता है, सही है, तो इसकी जो टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा होता है, सही है, लेकिन वक्त के साथ उसकी जो टेम्परेचर है वो फिर डाउन होने लगता है, डिक्रीज होता है, सही है। और ये जब डाउन होता है तो फिर इससे राख जो लावा जो बाहर जिससे राख बन जाते हैं, सही है। अब ये जो राख है वो जो ओशियनिक जो फ्लोर है उस पर स्प्रेड होता है, ये जो ओशियनिक फ्लोर है इससे इस पे स्प्रेड होता रहता है, सही है। और ये जो ओशियनिक जो फ्लोर होता है इससे कंपोज होता है, सही है। सो अगर हम मिड ओशियनिक रिज के इक्वल पर दोनों साइड, लेट्स सपोज इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, अगर दोनों साइड पे अगर हम राख का सिंबल ले और उनको स्टडी करें, सही है, अगर हम दोनों इक्विडेशन पे अगर हम दोनों साइड से एक राख का सिंबल ले और उनको स्टडी करें तो इससे यही पता चलता है कि जो रिज के जो दोनों साइड जो दोनों साइड जो होते हैं, सही है, तो वो जो रिज के जो दोनों साइड में जो राख होते हैं जिसको हम टेस्ट करते हैं, सही है, तो इससे यही जाहिर होता है कि इनकी जो केमिकल को जो कंपोजिशन होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है और जो इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल सेम होती है, सही है। इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों राख है एक ही टाइम पर बाहर निकल आया है, सही है। फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं, सही है कि द ओशियनिक क्रस्ट रॉक आर मच यंगर देन कॉन्टिनेंटल रॉक। ये जो ओशियनिक जो क्रस्ट से जो रॉक है वो कॉन्टिनेंटल रॉक से यंग होते हैं, जवान होते हैं, उम्र के लिहाज से कम होते हैं। कि द एज ऑफ ओशियनिक रॉक आर नॉट मोर देन 20 मिलियन ईयर। ये जो ओशियनिक जो रॉक है वो 200 मिलियन से इसका जो एज है वो नहीं बढ़ सकता, सही है। वाइल सम कॉन्टिनेंटल रॉक का आर ओल्ड एज 32 मिलियन ईयर, लेकिन कुछ कॉन्टिनेंटल रॉक ऐसे भी है जो कि 3200 मिलियन इसकी उम्र होती है, सही है, इसकी उम्र इतनी भी हो सकती है, सही है। ओशियनिक रॉक इसलिए यंग होते हैं कि वक्त के साथ साथ लावा निकलता है और ये जो फिर वो इसकी इस रॉक की फॉर्मेशन होती है, सही है, लेकिन कॉन्टिनेंटल रॉक तो लावा से नहीं बनती, सही है, इसकी वजह से इसकी उम्र थोड़ा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू यंग रॉक, सही है। फिर द सेडिमेंट ऑन ओशियनिक फ्लोर आर अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन। ये जो ओशियनिक जो फ्लोर पे जो सेडिमेंट जो होते हैं, सही है, लेट्स सपोज दिस इज ओशियनिक क्रस्ट एंड दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सही है। ये जो ओशियनिक फ्लोर पे जो सेडिमेंटेशन होती है वो बहुत थिन होती है, बहुत कम होती है, सही है। जिस तरह के हम सबको पता है कि ये जो ओशियनिक जो क्रस्ट है वो यंग होता है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। सो जो ओशियनिक जो क्रस्ट में जो सेडिमेंट का जो डिपोजिशन होते हैं जो डिपोजिशन होते हैं वो कम होता है क्योंकि वो यंग होता है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल, सही है। जब अगर इस ओशियनिक क्रस्ट पे अगर डिपोजिशन हम कम होती है तो इसी वजह से ये जो ओशियनिक फ्लोर है वो थिन होता है, सही है। फिर डीप अर्थक्वेक एट ट्रंचेस वाइल शैलो एट द मिड ओशियनिक रिज, सही है। लेट्स ये है मिड ओशियनिक रिज और ये है ट्रंचेस एरिया, सही है। ये एक्चुअली जो ट्रंचेस में जो अर्थक्वेक आता है वो इनकी जो इंटेंसिटी होता है वो हाई होता है, लेकिन जो मिड ओशियनिक रिज पे जो अर्थक्वेक आता है तो इनकी जो इंटेंसिटी वो कम होती है, सही है। लेट्स सपोज मिड ट्रंचेस में क्या होता है कि जो दोनों प्लेट्स है वो टूवर्ड एक दूसरे के साथ जो प्लेट्स है वो कोलाइड करता है, फिर एक प्लेट जो वीक होता है वो सबडक्शन जोन में चला जाता है, सही है। लेकिन इससे जो अर्थक्वेक आता है तो इससे जो एनर्जी रिलीज होता है तो इसकी जो एनर्जी रिलीज है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें रिलीज होता है। इसी वजह से जो अर्थक्वेक है वो थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिटी के लिहाज से
बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो मिड ओशियनिक रिज में स्लेब होते हैं, जो प्लेट्स होते हैं, वो एक दूसरे से अवे मूवमेंट करते हैं। सही, इसकी वजह से ये जो वहाँ पे जो एनर्जी का जो रिलीज है वो इतना हाई नहीं होता एज कम्पेयर टू जो कि ट्रंचेस पे होते हैं। इसी वजह से यह है कि जो अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है वो कम होता है। सही है। फिर हैरी हेस in 1961 proposed his hypothesis which is known as seafloor spreading. हैरी हेस in 1961 में उसने ये हाइपोथेसिस प्रपोज किया था जिसको हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। He has urged that constant eruption at the crust of mid-oceanic ridge caused the rupture of oceanic crust and new lava wedge into it, which try to push the oceanic crust on either side, which lead to the expansion of oceanic floor. इसमें क्या, इसका मतलब क्या है कि उसने क्या कि ये जो मिड ओशियनिक जो रिज होते हैं यहाँ, इसमें क्या होता है, इसमें वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो इससे लावा निकलता है। सही, पहले ये जो लावा वो अपने लिए जगह खुद बनाते हैं। सही है। यहाँ पे जो अगर जहाँ पे थोड़ा जो इस प्लेट पे अगर थोड़ा रप्चर या कोई ऐसे जॉइंट हो जिसमें वो कोशिश करे कि पेनिट्रेट करे, और अगर कोई होल्स हो इस प्लेट में, ये जो ओशियनिक प्लेट है, तो उसको पिल करते तो इससे जो सी फ्लोर है वो एक्सपेंड होता है। सही है। फिर ये है हमारा मिड ओशियनिक रिज और ये है ट्रंचेस। ये है मिड ओशियनिक रिज और ये है ट्रंचेस। इसमें जो प्लेट्स है वो अवे मूवमेंट करते हैं, इसमें टुवर्ड ईच अदर मूवमेंट करता है। सही है। इसमें जो प्लेट वीक होता है, ये जो ट्रंचेस पे, वो सबडक्शन जोन में चला जाता है। सही। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो प्लेट की ये जो मिड ओशियनिक रिज पे क्या होता है, न्यू प्लेट की फॉर्मेशन होती है। और ये ट्रंचेस पे क्या होता है, ये जो ओल्ड जो प्लेट होते हैं इसकी डिस्ट्रक्शन होती है। सही है।